हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू शो रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान। एनडीटीवी का ब्रांड न्यू शो, एक ऐसा शो जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। और रूल ऑफ लॉ तभी संभव है जब हर आदमी को कानून की बेसिक जानकारी हो। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से भगवान बचाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि आम आदमी के लिए कानून की दुनिया किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। लेकिन कानून की ये गलियां मेरे लिए पुरानी है। मेरा लंबा नाता है कानून की दुनिया से। वैसे कानून की ये दुनिया बड़ी अतरंगी भी है। यहाँ ऐसी कहानियां भी है कि फिल्मी कहानियां भी इन रियल लाइफ कहानियों के सामने फीकी पड़ जाए। तो इस शो में मैं आपको सुनाऊंगी कुछ केसेस की हैरान कर देने वाली कहानियां। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि कुछ खास लोग इस शो पर कानून को लेकर अपने अनुभव आपसे शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, इस शो में मैं कानून से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। अब जरा मैं अपने बारे में आप बता देती हूँ। मैं सना रईस खान, सुप्रीम कोर्ट लॉयर। आप सब मुझे कुछ मशहूर और पेचीदा केसेस में एक विश्वसनीय एडवोकेट के रूप में जानते होंगे। तो शुरू करते हैं रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले हफ्ते का बड़ा केस। हम बात करेंगे नए वक्फ एक्ट की। जब से वक्फ एक्ट में बदलाव की बात शुरू हुई थी, तब से ही इसका विरोध हो रहा था और अब भी हो रहा है। इस एक्ट को देश की संसद ने बनाया है, लेकिन अब इस एक्ट का विरोध देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि कई पिटीशंस लगाई गई है। वक्फ एक्ट का विरोध करने वालों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को खारिज कर सकता है। तो आज हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि जिस एक्ट को संसद बनाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला भी माना जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसका कहीं भी किसी भी हाल में उल्लंघन ना हो रहा हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं और एक प्रोसेस भी होती है। इस प्रोसेस के तहत ही सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को खत्म कर सकता है। मतलब ये कि देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ जैसे एक्ट को रद्द तो किया जा सकता है, लेकिन किन हालात में? ये तब मुमकिन होता है जब कोई कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिए गए फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। साथ ही अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ होता है, तब ही सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर सकता है। अब चलिए हम ये भी देखते हैं कि वक्फ एक्ट को आखिर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 यानी रिलीजियस फ्रीडम के अधिकार का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 25 भारतीय नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपत्ति और संस्थानों का मैनेजमेंट करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट बदलता है या इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाता है, तो ये रिलीजियस फ्रीडम का उल्लंघन हो सकता है। दलील ये भी है कि ये एक्ट संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। ये आर्टिकल धार्मिक कम्युनिटीज को अपनी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने का राइट देता है, लेकिन नया एक्ट धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट का हक भी छीनता है। संविधान के आर्टिकल 29 और 30 का उल्लंघन यानी माइनॉरिटी राइट्स की सुरक्षा छीनता है। इस वक्त आपको ये भी बताना जरूरी है कि आखिर वक्फ है क्या। इस्लाम में पवित्र और धार्मिक माने गए मकसद के लिए किसी चल अचल संपत्ति को परमानेंट तौर पर दान करना वक्फ कहा जाता है। वक्फ अरबी भाषा से निकला शब्द है, जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना या रोकना। इसी से बना है वक्फ शब्द, जिसका अर्थ होता है रिजर्व करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे रिजर्व करना ही वक्फ है। जो ये दान देते हैं, ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये भी तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। विरोध करने वालों का दावा है कि ये एक्ट माइनॉरिटीज को कमजोर कर सकता है और उनकी संपत्तियों को सरकारी कंट्रोल में ले आ सकता है। अगर ये साबित हो जाता है कि ये एक्ट मुस्लिमों की रिलीजियस फ्रीडम का उल्लंघन करता है,
अगर ये साबित हो जाता है कि गैर मुस्लिमों की बोर्ड में एंट्री होने से उनका अधिकार छीन जाएगा, तो शायद सरकार की मुश्किलें बढ़ जाए। अब सवाल ये, क्या कोई और कानून है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हो? जी हाँ, ऐसे कई मामले हैं। संसद में पास किए गए CAA को लेकर भी सरकार के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने मेजॉरिटी के फैसले से सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को भी बरकरार रखा था। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने कानून में बदलाव कर उठाया था। इसके विरोध में भी विपक्षी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा और ऐतिहासिक फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 टेम्परेरी प्रावधान है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ऐसा रहा जहां केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पीछे हटना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा जुटाने पर तुरंत रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गुप्त रखना आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A का उल्लंघन है। तो ये कहा जा सकता है कि हमें इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो पाती है कि नहीं कि वक्फ कानून में किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को तोड़ा गया है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो हो सकता है कि ये एक्ट रद्द हो जाए। अब इस हफ्ते का दूसरा केस। अब हम बात करते हैं एक और दिलचस्प केस की। इस केस में स्मगल करने का आरोप है एक महिला पर जो कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री है। उस अभिनेत्री के पिता राज्य के सीनियर IPS हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस केस की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कर्नाटक के रन्या राव केस की। केस में इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और खुलासे हर रोज नए हो रहे हैं। रन्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर तब गिरफ्तार किया गया था जब वो दुबई से लौट रही थी। रन्या राव के पास से DRI यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 14 किलो सोना बरामद किया था। रन्या के खिलाफ 3 एजेंसीज DRI, CBI और ED जांच कर रही थी। जांच एजेंसीज ने पूछताछ की तो कई दिलचस्प खुलासे हुए। रानिया ने बताया कि सोने को अपने शरीर से चिपकाने के लिए उसने एयरपोर्ट पर ही क्रेप बैंडेज और कैंची खरीदी थी। सोना प्लास्टिक के 2 पैकेट्स में था। उसे छिपाने के लिए वॉशरूम में जाकर सोने के बिस्किट्स शरीर से चिपकाए थे। इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आ रही है कि रन्या राव के लिंक इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट से जुड़े हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी साहिल जैन ने दावा किया है कि उसने रानिया द्वारा स्मगल कर लाए गए करीब 50 किलो सोने को ठिकाने लगाया, वो भी सिर्फ 3 से 4 महीने में। ये तो हुई कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव की अरेस्ट और उनसे पकड़े गए सोने की बात, लेकिन इस केस से जुड़े हुए कई कानूनी पहलू हैं जिनके बारे में जानना भी जरूरी है। आखिर रानिया राव सोने की स्मगलिंग कैसे करती रही और ये कैसे हुआ कि कस्टम विभाग को पता नहीं चला। सवाल ये भी है कि स्मगलिंग किसको कहा जाएगा, मतलब ये कि विदेश से कितना सोना आप ला सकते हैं या विदेश ले जा सकते हैं। कस्टम एक्ट के मुताबिक एक खास मात्रा में सोना लाने की छूट मिलती है और उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती है। विदेश से कोई भी पुरुष 20 ग्राम और महिला 40 ग्राम सोना ला सकती है। इतने पर आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम सोना लाने की छूट मिलती है। इसके लिए गार्डियन के साथ रिलेशनशिप प्रूव करना होगा। पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार इंडियन सिटीजन सभी प्रकार का सोना ले आ सकते हैं, चाहे वो गहने हो या कॉइन्स हो या फिर बार। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लिमिट से ज्यादा सोना लाया तो कितनी ड्यूटी देनी होगी। CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम एक्ट के मुताबिक पुरुष यात्री यानी विदेश से आ रहा कोई भी मेल 20 से 50 ग्राम सोना लाता हो तो 3% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। 50 से 100 ग्राम सोने पर 6% और 100 ग्राम से ज्यादा पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। वही कोई महिला यानी फीमेल पैसेंजर
40 से 100 ग्राम तक सोना लाती है तो 3% कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। वहीं 200 ग्राम तक 6% और 200 ग्राम से ज्यादा पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। अगर कोई भी शख्स परमिसिबल मात्रा से ज्यादा सोना लेकर आता है और कस्टम ड्यूटी नहीं देता है तो उसे स्मगलिंग माना जाएगा। इंडिया में सोने की स्मगलिंग ज्यादातर गल्फ देशों से होती है क्योंकि गल्फ कंट्रीज में इसकी कीमत कम है। यह सरकार सोने पर टैक्स नहीं लेती है जिससे इसकी कीमत कम हो जाती है। वही भारत में सोने पर टैक्स बहुत ज्यादा है। इसके कारण सोने की कीमत वास्तविक कीमत से काफी ज्यादा हो जाती है। यूएई की बात करें तो 5 मार्च 2025 को 24 कैरेट गोल्ड की 10 ग्राम की कीमत 83,670 रुपीस थी। वही भारत में उसी दिन सोने की कीमत 87,980 रुपीस थी। सस्ते सोने को खरीदकर भारत में बेचने की लालच में सोने की स्मगलिंग की जाती है। सोना स्मगलिंग करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो कई सेक्शंस में मुकदमा होगा। कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 135 के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा का गुड्स लाने पर 7 साल की जेल और गुड्स की कीमत के बराबर जुर्माना लगता है। कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन जानकारी ना हो तो कई बार आपको लग सकता है कि कमजोर के लिए कोई सुनवाई नहीं है। जो जानकारी मैं देने जा रही हूं उसे ध्यान से नोट कर लीजिए, यह आपको मजबूत बनाएगा। आप पर कोई आरोप लगा हो और पुलिस आ गई गिरफ्तार करने, लेकिन क्या आपको मालूम है कि किन मामलों में आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी जिन मामलों में सजा 7 साल से कम हो, उनमें बिना सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी नोटिस या वारंट के आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब सीआरपीसी के इस सेक्शन की जगह बीएनएसएस सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 ने ले ली है। 41A नोटिस का मतलब ये है कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस आपको थाने में हाजिर होने का मौका देती है ताकि आप बता सके कि आप क्यों बेगुनाह हैं और क्यों आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। इस नोटिस के तहत आपको एक सूचना मिल जाती है कि आप पर आरोप लगा है कि इसी आधार पर आप कोर्ट में जाकर एंटिसिपेटरी बेल मांग सकते हैं। आप कोर्ट में अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सकते हैं, ये आपका हक है। एक उदाहरण बता देती हूँ। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये जजमेंट के तहत एक केस 2014 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को यह तय करना है कि क्या गिरफ्तारी जरूरी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए 9 पैरामीटर्स बनाए, जैसे कि क्या अपराध रोकने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है, क्या आरोपी सबूतों को टैंपर कर सकता है, क्या आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है, क्या वो फरार हो सकता है, क्या सच डिस्प्यूटेड है या एडमिटेड है, क्या आरोपी से पूछताछ की जरूरत है, अपराध की गंभीरता क्या है, क्या आरोपी फिर कोई अपराध कर सकता है, क्या आरोपी ने जांच में कोऑपरेशन दिखाई है। अगर इन सारे पैरामीटर्स पर गिरफ्तारी जस्टिफाई नहीं है तो फिर अरेस्ट इल्लीगल है। सबसे जरूरी बात, अगर आपके अरेस्ट के ग्राउंड्स ही नहीं समझाए जाए तो आपका अरेस्ट इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी साल विहान कुमार वर्सेस हरियाणा सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी आधार के गिरफ्तारी गलत थी। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 के मुताबिक आरोपी को बताना जरूरी है कि उसे किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा ना करना फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। आर्टिकल 22 के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अपनी मर्जी का वकील लेने का भी अधिकार है। बीएनएसएस के सेक्शन 47 के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिवार या दोस्तों को जानकारी देनी भी जरूरी है कि गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है और किसकी हिरासत में है। अगर पुलिस ने अरेस्ट के ग्राउंड्स को अपने अरेस्ट फॉर्म में साफ नहीं किया है तो अरेस्ट या डिटेंशन इल्लीगल हो जाती है। लेकिन एक डिस्क्लेमर भी जरूरी है। बीएनएसएस के सेक्शन 35 के ही मुताबिक अगर पुलिस अफसर को लगे कि शिकायत रीजनेबल है, सूचना पक्की है और सबूत भी पक्के हैं कि आरोपी ने अपराध किया है, तो 7 साल के कम सजा वाले अपराधों में भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं वो लागू होते हैं।
आपका जवाब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स में ही लिखा है, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने रिट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए, जिसमें गलत तरीके से अरेस्ट या कस्टडी भी शामिल है, कॉम्पनसेशन देने की प्रक्रिया को अपनाया है। इस सेगमेंट में मैं आपको सुनाऊंगी एक दिलचस्प केस की कहानी। आज कहानी पॉश एक्ट से जुड़े एक मामले की, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि दफ्तरों में महिलाएं सुरक्षित माहौल में काम कर सके, इसके लिए बनाया गया है पॉश एक्ट। वर्क प्लेस में ये एक्ट महिलाओं को ताकत देता है। सबको इस एक्ट को ध्यान से समझ लेना चाहिए, नहीं तो गलती कर बैठेंगे, किसी भी महिला को तकलीफ पहुंचाएंगे और खुद भी फंसेंगे। ये मैं आपको एकदम आसान भाषा में एकदम प्रिसाइजली समझाऊं। अगर किसी महिला कर्मचारी ने आपके खिलाफ शिकायत की तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इसीलिए क्या नहीं करना है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। किसी फीमेल कॉलीग को टच करना, सेक्सुअल फेवर की मांग करना, सेक्सुअल कमेंट करना, पॉर्न दिखाना या सेक्स से जुड़ी हुई कोई चीज जैसे पोस्टर, कैलेंडर या तस्वीर या इत्यादि दिखाना, जुबानी या शारीरिक कोई ऐसा काम जो उन्हें उचित ना लगे, वर्क प्लेस पर किसी फीमेल एम्प्लॉय को फेवर करने का इशारा या वादा, वर्क प्लेस पर किसी फीमेल एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचाने का इशारा, फीमेल एम्प्लॉय के लिए माहौल को होस्टाइल बनाना। लेकिन हर कानून के दो पहलू होते हैं, इसके सही और गलत दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसयूज भी किया जा सकता है, जैसे कि हाल ही में एक आदमी को इंडस्ट्रियल कोर्ट ने पॉश एक्ट के तहत दोषी करार कर दिया। फिर उन्होंने मुझे हाई कोर्ट के लिए अप्रोच किया, जहां हमने रिट पिटीशन दाखिल की। मैंने कोर्ट में बताया कि घटना के बाद भी इस फीमेल एम्प्लॉय और मेरे क्लाइंट के बीच सहमति से सहज बातचीत हो रही थी व्हाट्सएप द्वारा। मैंने ये भी साबित किया कि मेरे क्लाइंट की मंशा फीमेल एम्प्लॉय को हरास करना या नुकसान पहुंचाना नहीं थी। एक और ख़ास बात ये थी कि घटना के बाद जब फीमेल एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन ईमेल दिया था, तो इस ईमेल में सेक्सुअल हरासमेंट का कोई जिक्र नहीं था। सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत ईमेल के 10 घंटे बाद की गई, यानी कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप एक आफ्टर थॉट था। आखिर हाई कोर्ट ने आरोपों को बेबुनियाद मानते हुए इस केस को खारिज कर दिया। इस केस से आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है कि अगर कभी किसी एक्ट का मिसयूज हो तो आप निराश ना हो, जुडिशरी पे विश्वास रखें, आपको न्याय जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए केसेस के साथ और आपके कानूनी हक के बारे में जागरूक करेंगे।